हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिष्टिका आर्या। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ पर देखा था कि फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जामिनेशन स्कीम क्या होती है, वहाँ पर हमने यहाँ पर स्कीम के बारे में पढ़ा था। और अभी इस सेशन में हम यहाँ पर देखेंगे कि स्कीम के साथ में पेपर में सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक मेंशन है और इन टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो ये जो सिलेबस है ये मैंने आरपीएससी की वेबसाइट से निकाला है और 2015 में ये सिलेबस डिसाइड किया था और मुझे नहीं लगता कि 2021 की जो एग्ज़ाम होंगे 21-22 के, उसमें ये सिलेबस में कहीं चेंजेस की कोई गुंजाइश है फिलहाल तो। फिर भी देखते हैं। और हम अभी जो डिस्कशन करेंगे वो इसी पे करेंगे कि इसी सिलेबस को लेके हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी के नाम पे इन्होंने हिस्ट्री और ऑफ राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एम्फोसाइजिंग ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास भारतीय आंदोलनों के ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, शुरुआत में जो टॉपिक्स इसमें दिए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, साइंस और लिटरेचर दिया है मौर्य और गुप्त काल का। तो यहाँ पर जो मौर्य काल आपका है, मौर्य और गुप्त काल, ये दोनों ही टॉपिक आपके आते हैं 10th बोर्ड की बुक में। ठीक है, 10th बोर्ड की जो आरबीएससी की सामाजिक की जो बुक है उसके अंदर ये दोनों टॉपिक आपके डिटेल से दिए हुए हैं। अब इसमें हम अगर बात करें तो इसमें स्पेशल आर्ट, साइंस और लिटरेचर दिया है, पर कई बार क्या होता है इसमें प्रशासन से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो 10th बोर्ड की किताब में आपकी जो दिया हुआ है ना, वो आपको इसमें सारा का सारा यहाँ पर पढ़ना है, उसमें से कुछ छोड़ना आपको नहीं है। ठीक है, सेकंड, इस ये जो टॉपिक है आपको, ये आपको एक जगह और मिलेंगे। तो वो मिलेंगे आपको 12th की आरबीएससी की एक बुक है, वो है भारत का इतिहास। इंडियन हिस्ट्री के नाम से ये बुक आती है, ये आपको अब ऑनलाइन ही मिलेगी, क्योंकि जो सेशन आपका चला है 2021-22 वाला, वहां से इंडियन हिस्ट्री की जो ये बुक है वो हटा दी गई है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की बुक यहाँ से सेशन 21 के बाद से हटा दी गई है। तो आपको पहले जो किताबें स्कूल में आसानी से मिल जाती थी वो अब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, ये बुक आपको मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस बुक में भी आपके मौर्य और गुप्त काल दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड इंडियन कल्चर एक्सपेंशन बोर्ड। अब देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है कि पुराने भारत में जो एजुकेशन का सिस्टम था, जो शैक्षिक सिस्टम था और जो पुराने इंस्टीट्यूट थे, ये दोनों ही चीजें जो पूछी जाती है वो किससे पूछी जाती है, ये मौर्य काल और गुप्त काल के रेफरेंस में ही पूछी जाती है। तो जब आप 12th और 10th की बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो टॉपिक मौर्य और गुप्त दिया हुआ है उसी के साथ में यहाँ पर उनका एजुकेशन सिस्टम, उनकी विरासत, उनके जो भी उन्होंने मंदिर बनवाए या जो भी उनका कल्चर था वो सब दिया हुआ है। इसलिए मैंने कहा था कि आपको ये सारा पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, तो हमको पढ़ना होता है। इसका ये जो टॉपिक आता है इंडियन कल्चर एक्सपांशन अब्रोड, यानी भारत की जो संस्कृति है वो विदेशों में किस तरीके से फैली। ये टॉपिक में आपको क्या पढ़ना होता है कि वे भारतीय जो बाहर जाके जिन्होंने नाम कमाया, या वे विदेशी सैलानी जो भारत में आए, जिनमें हम दो ही चीजें पढ़ते हैं, एक तो फाइयान और एक हैंसांग। ठीक है, अब इन दोनों से क्वेश्चंस जो बनता है वो ये बनता है कि इन्होंने एक तो बुक कौन सी लिखी, ये किसके काल में आए, उस समय भारत में किनका राज्य था, और ये जहाँ के रहने वाले थे वहां किनका राज्य था। बस ये क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, इसके अलावा हमें इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी जो है ये इसमें एक चीज और पूछ ली जाती है कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग जो है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं तक्षशिला, नालंदा और एक्सेट्रा, जो पढ़ते हैं पुराने जो एजुकेशन के हमारे सेंटर रहे हैं भारत में जो हम पढ़ते हैं, उसमें कई बार इससे रिलेटेड ये पूछ लिया जाता है कि बाहर का कौन आदमी उनमें पढ़ने आया, या फिर इनसे पढ़ के कौन गया, या इनका प्रभाव विदेशों में क्या रहा,
ये चीज इससे रिलेटेड पूछ ली जाती है, इसलिए इन्होंने डैश डाल के ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा इन्होंने एक मेंशन किया है। तो ऑल ओवर अपने को क्या पढ़ना है इस चीज के लिए, हमें पढ़ना है 10वीं और 12वीं में से मौर्य और गुप्त काल दोनों के टॉपिक हमें 10वीं और 12वीं से पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, वो कौन सा आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो ये चीज कहाँ पर इंटर रिलेटेड होगी आपकी, ये चीज आपकी होगी यहाँ पर जो आपके सामाजिक और धार्मिक जो पुनर्जागरण है, जहाँ पर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद ने भारतीयों की शिक्षा के लिए जो आवाज उठाई, उन्होंने जो वहां पर आंदोलन किए या जो किताबें लिखी, वो चीजें आपके यहाँ पर आती है कि ब्रिटिश पीरियड में भारतीय शिक्षा का क्या महत्व था। देखिए वैसे इस चीज को अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, ये टॉपिक मिलेगा आपको बीएड की किताब में, ठीक है। ऐसा वैसा एज इट इज ये वहां पर दिया हुआ है, पर मैं फिर भी कहूंगी कि आप हिस्ट्री को इतना टाइम नहीं दे सकते, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला कि अगर आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते रह जाएंगे तो आप सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे। और फर्स्ट पेपर में भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, मैनेजमेंट है, आप उन सब चीजों को कहाँ टाइम देंगे। तो हिस्ट्री क्योंकि बहुत वाइड सब्जेक्ट है, इसलिए हमें इसके लिए टू द पॉइंट स्टडी करनी होती है। इसलिए मैं फिर से एक ही चीज बोलती हूँ कि हिस्ट्री अगर आप इसकी करना चाहते हैं तो आप 10th की सामाजिक की बुक और 12th की भारत का इतिहास जो बुक चलती है, आप वो पढ़ लें, वो काफी है आपके इस हिस्ट्री के पार्ट को क्लियर करने के लिए। फ्रीडम स्ट्रगल जो यहाँ पर दिया है वो 1857 दिया है, ठीक है। अब ये 1857 कौन सा, नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय आंदोलन के साथ भी दिया है, और यही 1857 आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान के साथ भी दिया है। राजस्थान के साथ फिर इन्होंने यहाँ पर किसान आंदोलन दे दिया है, ठीक है, मजदूर आंदोलन दे दिए हैं। और उन मजदूर आंदोलनों का किन किन लोगों ने नेतृत्व किया, तो उसमें कुछ मुख्य नाम दिए हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि भैया ना ये मुख्य नाम से रिलेटेड डिटेल हमें कहाँ मिलेगी। आप बिल्कुल यहाँ पर 9th और 10th की अगर सामाजिक की बुक देखेंगे आरबीएसई बोर्ड की, तो वहां पर ऐसे के ऐसे ही इन्हीं नाम के साथ में छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिटेल दी है। और अब तक के जितने भी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए हैं, उन पैराग्राफ से बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं गया है, बस वो क्वेश्चंस क्या है घुमा फिरा के दे देते हैं, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, वो चीज आप पहले अपने दिमाग में क्लियर रखें कि हमें यही पढ़ना है और इसी चीज को बार बार पढ़ना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो बुक मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ वो ऑलरेडी इतनी हाईटेक और इतनी ऑथेंटिक किताब है कि उसके बाहर कुछ जाता ही नहीं है, अगर आपने वो किताबें पढ़ी है तो। प्रोमिनेंट लीडर्स की बात करें, यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन मुख्य है, तो हमें यहाँ पर वीडी सावरकर जी को, बंकिम चंद्र जी को, लाल पाल बाल जो हैं आपके, और चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, रास बिहारी बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इनको पढ़ना है। तो इनके लिए भी यहाँ पर जो ये 12th आरबीएससी के भारत का इतिहास है ना, तो इसके अंदर स्वतंत्रता आंदोलन का जो टॉपिक है आपका चैप्टर 3 या 4th होगा, उसके अंदर भी इनको टॉपिक वाइज बिल्कुल एक हेडिंग लगा के इनकी डिटेल्स दी है। अच्छा, इनके डिटेल्स में आपको क्या पढ़ना है, इनके डिटेल्स में आपको कुछ नहीं पढ़ना। इनके डिटेल्स में ये कि ये किन किन आंदोलन से रिलेटेड थे और इनकी किताबें कौन सी थी, सिर्फ दो ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट आती है। ऐसा नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ, कौन से गांव के रहने वाले थे, इनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, वो एक सामान्य जानकारी होती है, पर उससे कभी क्वेश्चन बनता नहीं है। आपको क्या बनना है कि इन्होंने बेसिकली भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग किया कैसे, क्या इन्होंने कोई आंदोलन चलाया, क्या इनकी कोई बुक्स थी, या किसी भी प्रेस से, किसी अखबार से ये रिलेटेड थे, या किसी कमिटी से ये रिलेटेड थे, वो चीजें आपको इसमें पढ़नी है। ये चीजें भी आपको किसमें मिल जाएगी, 12th बोर्ड की बुक में मिल जाएगी, और वो बहुत है पढ़ने के लिए। सोशल एंड रिलीजियस रिनाइसेंस यानी धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, जिसमें राजा राम मोहन राय जी का नाम सबसे पहले आता है और दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी का नाम आता है। तो यही तीन नाम आपके आरबीएसई बोर्ड की बुक में भी दे रखे हैं, तीन के अलावा चौथा नाम दे ही नहीं रखा है आरबीएसई बोर्ड में। आप ये चीज नोट करें सबसे पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिलेबस है वो आपकी आरबीएसई बोर्ड्स की किताबों से बनाया गया है, पहली बात तो क्लियर। दूसरा कि अब इसमें पढ़ना क्या है, तो इन्होंने क्या क्या नियम बनाए,
सबसे इम्पोर्टेंट वो आता है। कौन कौन सी संस्थाएं चलाई और कौन कौन सी इन्होंने किताबें लिखी, ये 3 चीजें इनको पढ़नी है। पहला कि इनके नियम कौन से हैं कि इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, इन्होंने दहेज प्रथा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह किया, ऐसी चीजें पढ़नी है। दूसरा क्या आता है कि इन्होंने बुक्स कौन कौन सी लिखी, ठीक है। तो किताबें इनकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि फला किताब फला ने लिखी, ये किताब एक लिखी, जैसे सत्यार्थ प्रकाश विवेकानंद की है, ये चीजें आपको लिखनी होती है। तीसरी जो डिटेल आती है वो आती है कि यदि इन्होंने कोई आंदोलन चलाया है तो वो आंदोलन मुख्य हो जाता है, ठीक है। और यही तीनों चीजों में से इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट। तो महात्मा गांधी का जो युग हमने माना है वो माना है 1919 से लेके 1949 तक का। और ये जो टॉपिक है आपका, ये एज इट इज 12th बोर्ड के बुक में दिया हुआ है। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक चीज और साथ में मेंशन हो जाती है, नेहरू युग, ठीक है। ये जो है वो तो कहलाता है गांधी युग, और इसके साथ में एक नेहरू युग या नेहरू की विदेश नीतियों के नाम से भी एक टॉपिक उसमें ऐड हो जाता है। तो आपको वो स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो इसी के साथ में ऐड हो जाता है। नेहरू की जो विदेश नीतियां थी इसी के साथ में वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको 12th की आरबीएससी बोर्ड की जो भारत का इतिहास बुक है उसमें भी मिल जाएगा, और 9th-10th की जो सामाजिक की किताब है उसमें भी ये टॉपिक मिल जाएगा। अब आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इतना डिटेल से पढ़ेंगे तो क्या हम लास्ट टाइम तक यही किताबें पढ़ेंगे? नहीं, आपको किताबें कैसे पढ़नी है उसका तरीका भी आपको यहीं इसी चैनल पे दिखाया जाएगा। हम यहीं पे सारी किताबें पढ़ेंगे, साथ में उनके नोट्स बनाएंगे, और उन नोट्स को फाइनल टाइम में कैसे रिवाइज करना है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। यानी फर्स्ट पेपर हम बहुत अच्छे से यहीं पर तैयार करेंगे, ठीक है। सेकंड पेपर यहाँ पर जो मेरा है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी कि मैं यहाँ पर कौन सा पढ़ाती हूँ। फिलहाल हम फर्स्ट पेपर की यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 इन राजस्थान। यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो प्रभाव था या क्या क्या हुआ वो आपको पढ़ना है। तो देखिए इसमें भी कुछ फिक्स टॉपिक है कि सन 1857 की क्रांति में जैसे कोटा में कौन था, जोधपुर में कौन था, अजमेर में कौन था, प्रमुख छावनियां क्या क्या थी, कौन कौन जो है जो मतलब राष्ट्रीय स्तर के स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड कौन कौन से नेता थे जिनका संबंध राजस्थान से रहा, उस वक्त कौन से आंदोलन चले, और कौन कौन से मुख्य अखबार या पत्र पत्रिकाएं थी जिनसे राजस्थान के लोगों के मन में स्वतंत्रता के लिए जो भाव उत्पन्न हुआ वो कैसे आगे बढ़े। ये सब चीजें हम राजस्थान के 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ेंगे। इसके साथ में ये आता है किसान आंदोलन, फिर आता है आपके मजदूर आंदोलन कौन कौन से हुए और उनके नेतृत्व की, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जैसे विजय सिंह पथिक जी हैं, अर्जुन लाल सेठी हैं, केसरी सिंह जी बारट हैं, जोरावर सिंह जी बारट हैं, तो ये मुख्य नाम है। और यही नाम आप अपनी 9th-10th की बुक्स में भी देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। और वो जो लिखा हुआ है ना वो मोर देन इनफ है। मैं फिर ये कहना चाहूंगी कि 9th और 10th की जो आरबीएससी की बुक्स में जो है, और स्पेशली जो 12th आरबीएससी की बुक अगर आप पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री की, तो वो काफी है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट शिवाजी, ठीक है। शिवाजी आपको क्या करना है, शिवाजी आपको कैसे पढ़ना है यहाँ पर हम देखते हैं। शिवाजी आपको स्पेशल नहीं पढ़ना है, शिवाजी आपको पढ़ना है। शिवाजी के बारे में आपको डिटेल तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ शिवाजी का राजपूताना पॉलिटी से क्या कनेक्शन था। यानी जैसे जो पुरंदर की संधि है उसमें राजस्थान का कौन सा सेनानायक था जो उससे रिलेटेड था, और शिवाजी के टाइम पे अकबर नहीं, मुगल में कौन कौन थे वो आपको इंटर रिलेटेड पढ़ना है। तो इसके लिए भी आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, और क्यों यहाँ पर इन्होंने 7 से लेके 12 सेंचुरी का नाम लिखा है, यानी 7 से लेके 12वीं शताब्दी तक का जो काल लिखा है वह क्यों लिखा है, वो भी आपको पता चल जाएगा जब आप ये 12th की जो बुक पढ़ेंगे भारत का इतिहास उससे, क्योंकि उसमें ये टॉपिक सेम टू सेम दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इन्होंने ये चीज क्यों इससे
रिलेटेड करी है। देखिए वहां पर क्या है कि वहां पर जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई गई है उसमें 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक की सारी जो है इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई गई है। तो उसमें ये जो राजपूत पॉलिटी है ये भी बहुत शॉर्ट में पढ़ाई गई है। राजपूत पॉलिटी का मतलब भारतीय सॉरी राजस्थान राजनीति में ऐसा नहीं है कि आपको सारे राजा महाराजा पढ़ना है, नहीं। ये जो टॉपिक यहाँ पर दिया है ये टॉपिक एज इट इज 12th की बुक में दिया है, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है शिवाजी के रेफरेंस में। और शिवाजी हमेशा ऑप्शनल रहते हैं क्वेश्चंस के मामले में, यानी इंडियन हिस्ट्री में अगर सामने वाले को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है पेपर सेटर को, तो वो शिवाजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाता है। 100 में से 80% चांस ये होता है कि शिवाजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। फिर भी मोटे मोटे तौर पे हमें शिवाजी को एक बार रीड करना ही होता है। भक्ति आंदोलन की बात करें और उस पर सांस्कृतिक जो आपका डेवलपमेंट है, एजुकेशन का, लैंग्वेज किस तरीके से चेंज हुई, साहित्य क्या थे, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, ये सब किसके पीरियड में है? मुगल पीरियड, ठीक है। अब मुगल पीरियड की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पर जो टॉपिक आ गया आपका वो आ गया आपका भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, दोनों आ गए, ठीक है। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों टॉपिक इसमें यहाँ पर मेंशन होते हैं मुगल पीरियड्स में। तो हम यहाँ पर देखेंगे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन किस तरीके से इसमें ऐड होते हैं। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि भक्ति आंदोलन पढ़ना है सूफी आंदोलन नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सूफी आंदोलन में बहुत कम लोग हैं जो हमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमें पढ़ने होते हैं। उनके नाम हमें पता होना चाहिए कि जैसे अकबर के काल में कौन आए थे और हुमायूं के काल में कौन आए थे, बाबर के साथ कौन आए थे, ये चीजें हमें यहाँ पर देखनी होती है, तो ये जरूरी है। भक्ति आंदोलन में भी हमें अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। भक्ति आंदोलन का एक टॉपिक बकायदा 10th की बुक में दिया हुआ है। उस 10th की बुक में जैसे कुछ कुछ नाम वहां पर दिए हुए हैं, जैसे मीरा है, रवि दयाल है, तो उनको हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप स्ट्रगल विद मुगल्स, ये चीज हमें देखनी है। तो आपको महाराणा प्रताप इंडिविजुअल नहीं पढ़ना है, ठीक है। महाराणा प्रताप का ऐसा नहीं पढ़ना है कि ये कहाँ पैदा हुए, इनकी राजधानी क्या थी। महाराणा प्रताप का स्ट्रगल किससे हुआ? अकबर से हुआ। इनके इनके बीच में क्या राजनीति थी, कौन कौन सा युद्ध हुआ, उसके अंदर क्या हानि या क्या परिणाम रहे, आपको वो रेफरेंस पढ़ना है, ठीक है। कई बार क्या होता है हम पढ़ते तो हैं पर हम इतना ज्यादा पढ़ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर सिलेबस को समझने की कोशिश करें कि सामने वाला आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अब यहाँ पर जो मैं पूरा निचोड़ निकालूं आपके हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री के लिए आपको इन शॉर्ट कि मुझे बहुत ही कम टाइम में पढ़ना है, तो आप 12th की भारत का इतिहास पढ़ लीजिए, ठीक है। पर क्योंकि हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, वाइड सब्जेक्ट है, 30 नंबर ये अपने आप में लेके चल रहा है। कितने नंबर? 30 नंबर लेके चल रहा है, तो हम इसके साथ थोड़ी रिस्क नहीं ले सकते। डन। तो हम इसके अलावा क्या पढ़ें? तो हम इसके अलावा पढ़ सकते हैं 10th की सामाजिक विज्ञान की, सोशल साइंस की बुक आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों किताबें आपके लिए काफी है, इससे ज्यादा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है हिस्ट्री में। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ते हैं तो आप ये भी भूल जाएंगे और ये भी भूल जाएंगे, तो आप सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री का क्लियर है। और यहाँ पर मैं जब शुरू करूंगी तो सबसे पहले मैं 12th हिस्ट्री की बुक यहाँ से शुरू करूंगी। उसकी हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, उसमें से क्वेश्चन कौन सा बनेगा हम सिर्फ वो टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं मेंटल एबिलिटी पे। मेंटल एबिलिटी में सबसे पहले आता है एनालॉजी, सीरीज कंपाइलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग। ये तीनों चीजें अति ऐसी है कि जिनका आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग है वो बच्चे ये कर सकते हैं, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करी है वो ये चीजें कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपने देखा होगा, जैसे कि एक लैंग्वेज में अगर रोज को अगर जैसे बैटल लिखा जाता है तो टेबल को क्या लिखा जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, मेंटल एबिलिटी अपने आप में 4 क्वेश्चन लेके बैठी है, ठीक है। सॉरी, मेंटल एबिलिटी नहीं, ये एनालॉजी वाला जो पार्ट है ये 4 क्वेश्चंस लेके बैठा है। अगर इसमें से एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आ जाता है तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए ये सजेशन दूंगी
कि ब्लड रिलेशन अगर आप जब कभी भी सॉल्व करते हैं तो इन रिलेशंस को हमेशा अपनी फैमिली पे अप्लाई करके देखिए। ठीक है, जैसे जैसे वो बोलता है वैसे वैसे आप अपनी फैमिली को इमेजिन करते जाए। अब कई बच्चे ऐसे बोलेंगे कि है ना, जैसे उसमें लिखा है कि मेरी बहन, उसकी बहन या बेटी, तो मेरी तो शादी नहीं हुई तो मेरी बेटी कहाँ से है या बहन कहाँ से। आप इमेजिन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि विदाउट इमेजिनेशन ये ब्लड रिलेशन थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। कई लोग जो हैं कोचिंग वाले, इनको ऐसे मार्क करके बताते हैं कि ये इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, पर वो मुझे लगता है कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है। और क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है, हमें काम क्या करना होता है, फास्ट काम करना होता है, तो वहां पर जितना पेन कम चले और दिमाग ज्यादा चले, तो वहां पर ये क्वेश्चन हम आराम से एक यहाँ पर निकाल सकते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम जो होते हैं ये 50-50 के रेशियो में चलते हैं, कि कई बार ये जो है सही भी हो जाते हैं, और कई बार अगर इजी सा आ गया तो आप वेन डायग्राम सही कर जाएंगे, थोड़ा सा ट्रिकी आ गया तो इसके गलत होने की गुंजाइश आपकी बढ़ जाती है। अल्फाबेटिक टेस्ट, नंबर रैंकिंग है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, ये सब आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी आप निकाल सकते हैं। तो ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं कि अगर आप कोई भी एक बुक लेके अगर उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके क्वेश्चन सही होने की उसमें उम्मीद होती है। बाकी थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है, जिसमें क्यूब और डाइस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मुश्किल हो जाते हैं थोड़े से सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर इसके लिए जो बुक मैं आपको बोलूंगी कि आप बुक कोई सी भी बैंकिंग की जो बुक्स आती है, बैंकिंग से रिलेटेड जो बुक्स आती है वो आप देख सकते हैं। और वैसे भी एक चीज जो यहाँ पर बोली जाती है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो एक गाइड आप अवश्य लें। ठीक है, ये आपको सभी सजेशन देते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि आपको मटेरियल वहां से देखना है। मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है, जैसे आपने डाटा सफिशिएंसी, अब ये टॉपिक अगर आप आरबीएसई बोर्ड्स की किताबों में ढूंढने लगोगे स्पेशल टॉपिक तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एक गाइड खरीद लेते हैं तो उससे आपको क्या फायदा होता है कि ये जो बचे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें ढूंढने में मुश्किल आती है वो हम आसानी से इससे देख लेते हैं, और उसमें क्या होता है प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हम कर भी लेते हैं। इसी तरह से ये का ये हाल स्टैटिक्स के साथ है, कि स्टैटिक्स में भी क्या है कि आप अगर पढ़ेंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा इसमें, जैसे कुछ 8th की बुक्स देखनी पड़ेगी, कुछ 10th की मैथ्स की बुक देखनी पड़ेगी, या फिर कॉमर्स की बुक्स देखनी पड़ेगी, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए भी आप जो गाइड खरीदते हैं उसमें से डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस की कोशिश करें। मगर स्टैटिक्स में क्या है कि एक फॉर्मूला यहाँ पर फिक्स है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के जो कुछ फॉर्मूले हैं, यानी मीन, मोड, मीडियम, बहुलक, माध्य और माध्यिका, ये 3 चीजें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि तीनों का इंटर रिलेशन यहाँ पर पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इनके तीनों के डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन कि आपका भाग्य बहुत ही ज्यादा ही खराब है तो इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाएगा जो कि अभी तक नहीं आया है। ये दुर्भाग्य की बात बता रही हूँ। ठीक है, बाकी सिंपल क्या पूछा जाता है कि कोई भी डाटा दे दिया उसमें कि बहुलक क्या होता है, माध्य निकालो, माध्यिका निकालो। इससे रिलेटेड ट्रिकी सवाल बहुत रेयर चांस में आने की उम्मीद है, मगर फिर भी ऐसा हो तो ये थोड़ा सा रिस्की है। और अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपको उसको बिना सोचे वहां से आगे कूद जाना है, दिमाग ही नहीं लगाना उस पर, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आया तो ये क्वेश्चन और किसी को भी नहीं आएगा। ये बिल्कुल वहां पर दिमाग में क्लिक कर लेना कि ये सवाल है, ये मैंने इतनी अच्छी तैयारी करी और मुझे नहीं आया, तो ये सवाल किसी ने भी नहीं किया है, मुझे अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना होता है। क्योंकि देखिए फर्स्ट पेपर में जो सबसे ज्यादा टाइम की खपत होती है वो होती है मैनेजमेंट के क्वेश्चंस करने में। सबसे ज्यादा टाइम लगता है मैनेजमेंट में, और पॉलिटी के जो ये 4-5 क्वेश्चन आते हैं इनमें। ये दोनों ही ऐसे पार्ट होते हैं जहां पर आदमी को एक एक क्वेश्चन को कम से कम 4-4 बार पढ़ना पड़ता है। और आप सोचिए कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट है। अब अगर आप यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं करके चलेंगे तो आप 100% आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को छोड़ देंगे। ठीक है,
तीसरी चीज इसके साथ में जब मैं मैथमेटिक्स की बात करती हूँ तो ये मैथमेटिक्स जो क्या है, ये मैथमेटिक्स आपकी आ गई 9th टू 12th की, या फिर हम कह सकते हैं 9th से 10th की मैथ्स है ये। ठीक है, नेचुरल नंबर, रेशनल, यही अप्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उनके दशमलवांक, उनके जो वास्तविक नंबर हैं, उनके जीरोज हैं, ये सब क्या है 9वीं और 12th नहीं है, 9वीं और 10वीं की किताब में आपको ये मिलेगा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो मैं आपको यहाँ पर भी आसानी से पढ़ा दूंगी क्योंकि ये 1 या 2 वीडियो में आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब इसमें स्कोरिंग क्या है ये हम देखेंगे। स्कोरिंग आप में इसमें एक तो ये वाला टॉपिक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी किसी भी इक्वेशन के जीरोस किस तरीके से निकाले जाते हैं, ये बहुत ही आसान सवाल है। दूसरा इसमें डेसिमल एक्सपांशन में आता है शांत और अशांत दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से भी आप 1 नंबर आसानी से, सॉरी 2 नंबर आप आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आपने भी पढ़ा होगा, जैसे 2x + 3y = 4 एक दिया है और 4x + 5y = 2 यहाँ दिया है, यहाँ से x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, 4 में से 3 आपका कंफर्म है कि आना यही है। हेक्साडेसिमल से पूछा जाएगा, जीरोस से पूछा जाएगा और एक ये पूछा जाएगा, और बाकी जो बचा वो एक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप इसमें से इस वाले टॉपिक में से अगर ये प्राकृत अप्राकृत संख्याएं, डेसिमल, जीरोस और ये भी पढ़ लेते हैं तो भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट, सॉरी स्कोरिंग पार्ट आपका यहाँ पर हो जाता है। ये वाला टॉपिक आपका यहाँ पर इसी चैनल पर हो जाएगा। मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन भी अपने आप में फिक्स है। यहाँ पर आपको क्या करना है मेंसुरेशन में, ये भी अपने आप में कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लेके बैठा है। इसमें क्या पूछा जाता है, एक तो आपको इसके फॉर्मूला रटना है। सिलेंडर, सर्कल के जो है सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसके फॉर्मूला रटने हैं। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला रटने हैं। दूसरा आपको रटने हैं इनके आयतन के फॉर्मूले। ठीक है, दोनों के आपको इनके फॉर्मूले रटने हैं, क्यूब के, सर्कल के और कोन के। ठीक है, और सिलेंडर के। क्वेश्चन या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा या क्या पूछा जाता है, इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच में अनुपात, या फिर इनके आयतन के बीच में अनुपात। ये चीज यहाँ पर पूछी जाती है, सिर्फ 2 ही चीजें यहाँ पर अनुपात के दौर में। और अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है आयतन का अनुपात और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। इससे अलावा इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस कम बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये कंफर्म हो गया आपका, डन। ठीक है, या तो संपूर्ण पृष्ठीय अनुपात पूछा जाएगा या आयतन, यानी तीनों का आपका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रट लेना है, और उनका अनुपात भी आपको बुक्स में मिल जाएगा कि इनके अनुपात में ये होता है, वो भी अगर आप रट लेंगे तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से निकल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन के लिए इतनी मारामारी, जो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन के लिए होती है, क्योंकि जब बड़ा दुख होता है कि जब कट ऑफ आपकी 75 गई हो और आपके मार्क्स कितने हो 74.92 अगर आपके मार्क्स हो, ये बड़ा दुखद होता है। अब तब आपको लगता है कि शायद अगर आपने एक क्वेश्चन गलत भी नहीं किया होता तो आपका सिलेक्शन हो जाता। सही करना तो बात की बात है, अगर आपने गलत भी नहीं किया होता तो -2/3 आपका नहीं निकलता और आप सिलेक्शन की दौड़ में होते। तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से बन रहा है, एक मैंने बोला आपका कि फॉर्मूला यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 101%, या फिर फॉर्मूले से बेस्ट न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जैसे वो वैल्यू दे देगा कि फॉर्मूला आपका जैसे है 1/3 πr² का फॉर्मूला है, तो आपको आर की वैल्यू दे देगा और उससे आपको आपका रिजल्ट निकालना होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाएगा कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड शेप टू अनदर, यानी इसमें कौन सा सवाल पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि जैसे एक बहुत बड़ा गोला है 5 किलो या 6 किलो का, उसमें से 20 या 30 गोलियां हमने बना ली, तो एक गोली कितने की होगी। ठीक है, ये तो वॉल्यूम पे आधारित हो गया। और ऐसा का ऐसा ही पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भी पूछा जा सकता है, भाई इतना बड़ा एक क्यूब था, उससे हमने इतने छोटे छोटे क्यूब काट लिए, तो उसका टोटल सरफेस कितना होगा, वो आपको यहाँ पर 2 सवाल यहाँ पर ट्रिकी बनते हैं। ठीक है, उसमें भी गोले वाला जो सवाल होता है वो थोड़ा आसान होता है, पर जब सरफेस एरिया वाला जो सवाल होता है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है।
तो ये आपका मेंसुरेशन यहाँ पर क्लियर है। मेंसुरेशन के लिए आप कौन सी बुक पढ़ना है? तो मेंसुरेशन के लिए मैंने जैसा पहले भी कहा था कि आप गाइड लाइए और ये फॉर्मूलाज रट लीजिए और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है मेंसुरेशन में, वैसे तो जनरली आता ही आरबीएससी बोर्ड्स की बुक्स में से ही है, ठीक है, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल भी वैसा ही आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी उनके जो वो आते हैं ना भाई 2 मीटर या 3 मीटर, इवन वो डिजिट भी सेम टू सेम आरबीएससी बोर्ड की बुक्स में से ही आती है। मगर ये जो टॉपिक है ना, ये 6 से लेकर 10वीं की किताबों में थोड़ा 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 फैला हुआ है। तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 6 से 10 की मैथ्स की किताबें इनके लिए लेके बैठे। तो इसके लिए बेटर क्या है कि हम ये देख लें कि इनमें से सवाल कैसा बनता है, फॉर्मूलाज रट लें और उस टाइप के क्वेश्चंस हम कर लें। मेंसुरेशन यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के लिए यहाँ पर देखेंगे हम, मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन तो संधि से आता है कंफर्म, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से पारिभाषिक तकनीकी के समानार्थक शब्द, और ये जो शब्द हैं ये इतने सारे हैं तो आप कहेंगे इसे कहाँ से पढ़ें। रचना प्रबोध करके हिंदी व्याकरण की एक बुक चलती है 9th to 12th के लिए। आपने वो बुक रीड के लिए भी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप बेवकूफ हैं, ठीक है। रीड के लिए भी आपने वो पढ़ी होगी। वो बुक एक ऐसी बुक है कि अगर आरपीएससी के लेवल की कोई भी एग्जाम होती है, इस बुक से बाहर कभी कोई क्वेश्चन गया ही नहीं। तो रचना प्रबोध आप इस बुक के लिए पढ़ें, ठीक है। और इसमें से आप संधि भी देख सकते हैं, इसमें से आप ये शब्दों की पूरी पीछे की साइड में लिस्ट दी हुई है, आप सिर्फ इतने से नाम रट ले वो बहुत है। संधि आप रीड की अगर तैयारी अभी करके आए होंगे तो 101% आपको कोई डाउट नहीं है कि संधि आप आराम से कर लेंगे। अब इसमें से यहाँ पर ये होता है शब्द शुद्धि, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, ठीक है। तो 3 हो गए, अब एक क्वेश्चन आपका बनता है इन सारे टॉपिक्स में से। अब ये डिपेंड करता है कि वो क्या पूछेगा, वो उपसर्ग पूछेगा, वो विलोम पूछेगा, शब्द युग्म पूछेगा, क्या पूछना चाहता है इसका हम कुछ कह नहीं सकते। कई बार सकर्मक अकर्मक से पूछ लेगा, क्योंकि देखिए टॉपिक तो इतने सारे हैं पर प्रश्न क्या है उसके पास, सिर्फ 4 प्रश्न है, तो 4 प्रश्न में क्या क्या पूछेगा, कहीं ना कहीं तो उसको स्किप करना ही पड़ेगा। और उसमें से 101% ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बच्चे 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, बाकी के टॉपिक में से। तो इसमें से भी एक मोटा टॉपिक जो होता है आपका, एक तो ये बनता है, एक ये बनता है। अक्सर कर क्या होता है, उपसर्ग प्रत्यय विलोम और अनिकार चारों को मर्ज कर दिया जाता है और इनमें से किसी एक को प्रायोरिटी दी जाती है, उनमें से एक पूछेगा वो, ठीक है। अब आप कहेंगे पूछेगा एक तो भी हमें पढ़ना तो सारा पड़ेगा, तो बिल्कुल, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप रचना प्रबोध ले। इसमें क्या है कि फालतू चीजें कम है, ठीक है, और टू द पॉइंट है बात। बुक भी छोटी है, कहने वाले ये कहते हैं कि इसमें क्या है, इसको कैसे पढ़े, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पर जब अभी रीट का पेपर आया था तब लोगों को लग गया था कि आरबीएससी अगर एग्जाम ले रही है तो वो लेवल भी आरबीएससी का होगा और वो किताबें भी आरबीएससी की होगी। आप इसके लिए कोई हाई फाई राइटर की या बहुत बड़े हिंदी साहित्यकार की किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जनरल इंग्लिश की अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो जनरल इंग्लिश भी अपने आप में 4 नंबर लिए हुए हैं। 4 नंबर में एक फिक्स है आपका ये कंफ्यूजिबल वर्ड, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो टॉपिक्स आते हैं इसमें से आप कुछ कह नहीं सकते, यानी इंग्लिश का जो फॉर्मेट है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। आप हिंदी में तो चलो छोड़ सकते हैं कि चलो उपसर्ग प्रत्यय नहीं पढ़े क्योंकि वो हम अपने सामान्य ज्ञान पे दे सकते हैं, मगर आप इसमें नहीं छोड़ सकते। टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चंस का सही जाना एक रिस्क है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करते हैं, पर आरपीएससी कौन सा आंसर सही मानती है, वो सिर्फ आरपीएससी मानती है। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है क्वेश्चंस हमेशा रूल के ऊपर आता है, रूल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इनके रूल्स याद करके भी जाते हैं तो भी आप इसमें से क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। आर्टिकल डिटरमाइन भी कंफ्यूजन है, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड के हैं तो ये सब चीजें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं तीनों।
और अगर इंग्लिश बैकग्राउंड, अगर इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट नहीं है ग्रेजुएशन में, तो आपको इसमें दिक्कत आ सकती है 101%। इसके बाद यहाँ पर एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव, कनेक्टिव वर्ड्स स्ट्रांगली यूज्ड, इन सबको पढ़ने के लिए यहाँ पर ये देखिए, इसमें ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म, ये जो चीज है ना, ये चीज हिंदी और इंग्लिश के दोनों की सेम है। यही चीज यहाँ पर मैंने बोला था और यही चीज यहाँ पर है। तो अगर आप इस चीज को यहाँ पर रचना प्रबोध से पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आपका इसमें भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर, अब मैंने कहा ना कि हिंदी में तो कंफर्म है कि एक टेक्निकल शब्द पूछा जाएगा, मगर इंग्लिश में कंफर्म नहीं है कि वो आपको ऑफिशियल टेक्निकल टर्म देगा या नहीं देगा। ये डिपेंड करता है कि अगर हिंदी में पूछ लिया गया है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इंग्लिश में वो चीज नहीं पूछी जाएगी। कंफ्यूजेबल वर्ड्स की अगर बात करें तो कंफ्यूजेबल वर्ड्स क्या है कि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और इजी हो जाता है सब बच्चों के लिए अटेम्प्ट करने में। इसलिए कंफ्यूजेबल वर्ड जो है ये अश्योरिटी पे चला जाता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये यहाँ पर क्लियर है। तो आप इंग्लिश ग्रामर के लिए क्या पढ़ें, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको बहुत ज्यादा 12th या ग्रेजुएशन लेवल के ग्रामर नहीं पढ़नी है। इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको पढ़ना है 6 to 10th की, या फिर अगर इसे भी नहीं ले हम 9th, ठीक है, या 10th, दोनों में से किसी की भी अगर ग्रामर के कोई बुक अगर आपको मिल जाती है तो बेटर है, या फिर जो आप गाइड खरीद रहे हैं उस गाइड में से आप अपनी ग्रामर इसमें से हल्की फुल्की देख लें और प्रैक्टिस इसके क्वेश्चन करें। ये जो इंग्लिश का पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आप अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं तो ही आप क्लियर कर पाएंगे। बाकी इंग्लिश थोड़ा सा यूं हो जाता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, और ऐसा ही हाल हिंदी में भी है कि हिंदी में भी अगर आप प्रैक्टिस करें तो, पर हिंदी क्या हमारी मदर टंग है तो हम लोग थोड़ा बहुत अपनी जनरल से सामान्य ज्ञान से कर लेते हैं। इसके बाद आता है सबसे मोटा पार्ट आपका करंट अफेयर का। करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, अब करंट अफेयर में आपको इतना कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, पर इसके लिए सीधा सा एक फैक्ट ये आता है कि जब भी आपका एग्जाम हो या एग्जाम की डेट्स आए उसके 1 महीने पहले कभी भी करंट को लगातार नहीं पढ़ना है, हर महीने नहीं पढ़ना है। 1 महीने पहले आप एक चीज याद रखिए कि आजकल माहौल ऐसा बन जाता है, एग्जाम होने वाला होता है तो बुकलेट्स आती है अलग अलग पब्लिशर्स के, वार्षिकांक आने लग जाते हैं। ठीक है, आप एक वार्षिकांक लाएं ऑथेंटिक, ठीक है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, जैसे क्रोनोलॉजी का है, मूमल का है, या फिर प्रतियोगिता दर्पण का है, जो वार्षिकांक आता है वो वार्षिकांक लाएं और उसी वार्षिकांक को कम से कम 20 बार पढ़ें। कितनी बार, 20 बार पढ़े। और कब पढ़े, एग्जाम से 1 महीना पहले, बहुत ज्यादा पहले भी नहीं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी नहीं, सिर्फ यही करंट अफेयर आपका पार लगा सकता है। इसमें मैंने कहा 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में से एवरेज 5 क्वेश्चन हर वो बच्चा करेगा जो ये तैयारी कर रहा है, और 5 से 7 पे वो बच्चा जाएगा जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और 7 से 10 पे कोई बच्चा जाता ही नहीं है। ठीक है, ये श्योर है मेरा कि करंट अफेयर में 10 ऑफ द 10 क्वेश्चन कोई बच्चा कर जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। 10 से 10 क्वेश्चंस कोई बच्चा यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, और ये जो डिटेल है सारी वो आपको उस वार्षिकांक में मिल जाएगी, क्योंकि आजकल जो वार्षिकांक निकलते हैं वो स्पेशल, जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए निकलेगा तो फर्स्ट ग्रेड का स्पेसिफाइड निकलेगा, सेकंड ग्रेड के स्पेसिफाइड में निकलेगा, तो सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो जनरल साइंस भी अपने आप में 5 क्वेश्चंस लेके आइए। 5 में से ये मान के चलिए 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके फिजिक्स के होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, मतलब अभी तक तो ऐसा ही हुआ है, अब अगर कोई पेपर पैटर्न चेंज हो जाए तो बात अलग है। तो उसमें जो ये वर्क एनर्जी है और फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, और इनमें से फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में से और वर्क एनर्जी में से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। यानी आपके 2 क्वेश्चन तो ये कंफर्म है कि इसमें से ही आएंगे।
अब होता है कि बाकी के 3 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए आपको ये सारे टॉपिक आईबीएससी बोर्ड्स की बुक्स में से देख लेने हैं। अगर आप नहीं भी देखते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो पुराने पेपर में आप नोट करेंगे कि इसमें बहुत ही ऊपरी तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका जो लेवल होता है ना वो 6 to 8 की किताबों का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और 6 to 8 के जो साइंस के नोट्स हैं वो मैंने इसी चैनल पे करा रखे हैं। 10-10 मिनट के वीडियो हैं, आप चाहे तो उसे टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं, और आप चाहे तो उसे 1-2 घंटे अगर लग के अगर आप बैठेंगे 2 की स्पीड में देखेंगे तो 2-3 घंटे में आपकी 6 से 8 की टोटल साइंस हो जाएगी, जिसमें से आप चेक कर सकते हैं कि ये वाले टॉपिक आपके हैं और कौन से आपके नहीं है। मैंने 6वीं से लेके 10वीं तक के सारे साइंस के नोट्स इसी चैनल पे करवा रखे हैं, तो उसके लिए आपको अलग से एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। अब आप इंडियन पॉलिटी की बात करें। इंडियन पॉलिटी में क्या होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से आता है भाई कौन सा गलत है, कौन सा सही है, या फिर इनमें से कौन कौन सा सही है, पहला, दूसरा या तीसरा, चौथा, इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं। इसलिए इंडियन पॉलिटी थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पर हो जाता है, यानी मुश्किल हो जाता है इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस सही निकालना। 5 में से आप इसमें 3 से 4 क्वेश्चन अगर सही कर जाते हैं तो आप बहुत बड़े मास्टर हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में बीए नहीं है तब, जिन लोगों के बीए में ग्रेजुएशन में सॉरी पॉलिटी नहीं है, तो अगर किसी बच्चे के ग्रेजुएशन में पॉलिटी है तो डेफिनेट वो 5 में से 5 भी कर सकता है, नो डाउट। यहाँ पर एक चीज जो आपको देखनी है वो देखनी है, एक तो आपको जुडिशियल यानी न्यायिक न्यायिक पालिका देखनी है, कैबिनेट केंद्रीय और प्राइम मिनिस्टर देखना है, और एक आपको यहाँ पर राष्ट्रपति देखना है, पार्लियामेंट देखनी है, उसके स्पीकर और उसके फंक्शन देखने हैं, नौकरशाही देखनी है, कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ठीक है, और उनकी क्या क्या जो सिंबल है ये उसमें पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बनता है, कौन कौन से कमीशन इसके अंडर आते हैं, ये आपको देखना है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, ठीक है, एक पढ़ना है आपको प्रधानमंत्री, एक पढ़नी है आपको लोकसभा, कितने सदस्य हैं, किस तरीके से चुन के आते हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अभी तो शायद 8 हो गई है, उनके सिंबल्स क्या हैं, आपको सिर्फ वो देखना है। इसके आगे आपको ये नहीं पूछेगा कि इसका अपोजिशन में कौन सा है, उसका अपोजिशन में कौन सा है। अगर इन 8वीं पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स आप याद कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बनता है, कितने उसमें जज बैठते हैं, कौन कौन सी कमिटीज होती है, कॉलेजियम प्रणाली क्या है, ये सब चीजें आपको इसमें देखनी पड़ेगी। पॉलिटी की हालत भी हिस्ट्री जैसी है, पर हिस्ट्री में हम डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में 15 क्वेश्चन लेके थी, पर पॉलिटी क्या है हमारे पास सिर्फ 5 क्वेश्चन की है, और 5 क्वेश्चन भी अपने आप में मायने रखते हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगी कि 10th की जो बुक है ना सामाजिक के, अब वो देख लीजिए। सामाजिक ज्ञान की जो किताब है उसमें सेम सिलेबस दिया है इंडियन पॉलिटी वाला, सेम टॉपिक्स आपको सारे मिल जाएंगे, सिर्फ पढ़ें आप उतना ही, और क्वेश्चंस आप जहां से भी मिले, जितने भी मिले, यूट्यूब पे मिले, बुक्स में मिले, आप फुल कीजिए, जितने मॉडल पेपर, जितने टेस्ट पेपर, जितने मॉक पेपर आप लगा सकें आप लगाएं, क्योंकि पॉलिटी आपके सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर देने से ही क्लियर होगी, इसमें फैक्चुअल कुछ नहीं पूछा जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान बहुत ही सीधा सा टॉपिक है, जिसमें से 5 में से 5 मार्क्स लाए जा सकते हैं अगर आप आंकड़ों में कोई गड़बड़ ना करें तो, ठीक है। लोकेशन, एक्सटेंट, शेप, साइज, ये सब राजस्थान का हम जलवायु है, यहाँ की मृदा है, कृषि है, यहाँ के सोर्सेज है, एनर्जी सोर्स है, जो ये सब चीजें आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का आप दोबारा दे रहे हैं ना, सब जगह आपने ये चीज पढ़ी है, चाहे आप किसी और फील्ड का भी एग्जाम देते हैं तो ये चीज आप जनरली पढ़ते हैं। अब इसके लिए पढ़ना क्या है, 6, 7, 8 में 40 से 60 पेजेस की बुक्स चलती है हमारा राजस्थान करके, ठीक है, वो बुक्स आपको इसमें पढ़नी है, वो मैं यहाँ भी करवा दूंगी, सिर्फ वही बुक्स पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, वो काफी है। छोटी छोटी सी किताबें हैं और उसमें भी हम जो क्वेश्चंस बनने लायक हैं हम सिर्फ वही देखेंगे, उसमें भी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें से हम 5 में से 5 स्कोर करने की गुंजाइश यहाँ पर रखते हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट अपने आप में एक ऐसी चीज है जो हर साल चेंज होता है, हर महीने इसके डाटा जो है वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए कोई पुरानी किताब इसके लिए रेफर ना करें। जब भी आप अपनी तैयारी शुरू करें,
आप इसमें जो जो भी टॉपिक्स दिए हैं, जैसे EMIS दिया है, SMC दिया हुआ है, BRC डाइस, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स खोलें। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स आप ओपन करें, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर इनकी डिटेल्स देखें। डिटेल्स में आपको क्या नोट करना है कि ये चालू कब से हुई, ठीक है, यानी इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, प्लस वर्तमान में इनकी योजनाएं क्या क्या है, ठीक है, ये कितनी है, कौन कौन सी है, जैसे स्कूल, इसके लिए पूछा जाता है भाई SMC में कितने बच्चे हैं, क्या है, कितने कैंडिडेट्स होते हैं। रमसा के लिए पूछ लिया जाता है कि इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी योजनाएं चलती है। यही पूछा जाता है कि एक तो इनकी स्टार्टिंग कब से हुई और वर्तमान में इनकी कितनी योजनाएं या फिर इनके अंदर क्या क्या स्कीम्स चल रही है। दो चीजें इसमें से पूछी जाती है। मेन तो SMC से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। खैर इसमें से हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान में से भी आएगा, आपके रमसा में से भी आएगा, और आपके इधर देखो आप तो RIE है, SIERT है, इन सब की ऑफिशियल वेबसाइट है, डाइट की है। आज आप इसको बालिका शिक्षा फाउंडेशन की सर्च करेंगे तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कितने हैं, अभी नए विद्यालय किस नाम से खोले जा रहे हैं, राजस्थान टेक्स्ट बुक बोर्ड की स्थापना कब हुई, इन सब की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं आपकी राजस्थान की। और मैं बिल्कुल कहूंगी आप अपना एक पेन रजिस्टर लेके बैठें और टॉपिक टू टॉपिक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करें और उसके अंदर की डिटेल को इन शॉर्ट आप अपने नोट्स बनाते हुए चलें। मैनेजमेंट के नोट्स आप खुद बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, वरना आपको एग्जाम टाइप में मार्केट में कोई ना कोई बुक तो आपको ज़रूर मिल जाएगी जो आपको सीधा हलवा आपको परोस देगी। अगर उस सीधे हलवे को भी आप खा तो लेंगे, पर मैनेजमेंट के क्वेश्चन के लिए जैसा कि मैंने बोला था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 30 में से 30 नंबर लाए जा सकते हैं और ये फ्री के नंबर हैं। मगर ये फ्री के नंबर तब हैं जब आपने इनको खुद से अच्छे से पढ़ा हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, क्योंकि इनमें कई बार कंफ्यूजन हमेशा रहता है एग्जाम टाइम में। और वो कंफ्यूजन हम कब क्लियर कर सकते हैं, जब हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके जब हम वो पिक्चर्स उनकी जो फ्रंट लाइंस देखते हैं जो साइड में ऐसे ऐसे फ्लिप फ्लिप करते रहते हैं, तो हमें वो चीजें याद रहती है, हमें ध्यान रहता है उन चीजों का कि ये चीज यहाँ पर हमने पढ़ी है, ये चीज इसके साथ रिलेटेड है, यहाँ पर फलां का फोटो था, यहाँ पर इसका फोटो था, यहाँ पर इसके साथ ये स्कीम लॉन्च हुई थी, सब चीजें हमें ध्यान रहती है। इसके साथ में यहाँ पर जो है RTE 2009, RTE 2009 अपने आप में इतना वाइड टॉपिक है कि 5 क्वेश्चन इसमें से अकेले में से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का भी मैंने आपको बताया कि जो 15 क्वेश्चंस हैं उसमें से 5 क्वेश्चन तो आपके इनमें से आएंगे, ठीक है। उसमें से SMC, SSA, रमसा, डाइस, BRC ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। स्कूल मैपिंग से अक्सर क्वेश्चन आ ही जाता है, और क्योंकि इसमें क्या है टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं और नंबरिंग इन्होंने बहुत ज्यादा दे दी है, तो इसलिए यहाँ पर ये गुंजाइश है कि यहाँ पर हर टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे यहाँ पर इस टॉपिक से, 5 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनेंगे और 5 क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट से यहाँ पर बनते हैं। तो इसी के साथ ही यहाँ पर ये जो चीज है वो क्लियर है। ये यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि 2009 किस तरीके से हमको पढ़ना है RTE, और ये सारी डिटेल किस तरीके से हमको पढ़नी है 5-5 क्वेश्चंस के लिए। तो ये मैनेजमेंट का था, और इसके साथ ही ये मैंने सारा सिलेबस आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि किस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस हमने डिस्कस किया, जहाँ पर इम्पोर्टेंट बुक्स जो हमने देखी वो ये थी। कौन कौन सी बुक्स हमने देखी है यहाँ पर, शुरू से हम शुरू करें तो हिस्ट्री के लिए हमने देखी है 12th की भारत का इतिहास, 10th की सोशल साइंस की बुक, सेकेंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 9th की जो सामान्य सामाजिक विज्ञान की किताब आप वो भी ले सकते हैं। और राजस्थान में जो है स्वतंत्रता आंदोलन अभी नई बुक चली है, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं सेकेंड ग्रेड के लिए। मेंटल एबिलिटी स्टैटिक्स के लिए मैंने कहा था आप जो भी गाइड खरीद रहे हैं उसे ले, और मैथमेटिक्स के लिए भी मैंने बोला था कि मैं यहाँ करवा दूंगी मैथमेटिक्स, मेंसुरेशंस भी यहाँ पर हो जाएगा क्लियर, इसमें से कुछ फिक्स क्वेश्चंस बनते हैं। सामान्य हिंदी के लिए रचना प्रबोध जो है 9 to 12 की व्याकरण की किताब है, आप वो ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए 9वीं 10वीं की इंग्लिश की कोई भी ग्रामर बुक, अदरवाइज जो आप गाइड ले रहे हैं वो ले सकते हैं।
करंट अफेयर के लिए आपको एक वार्षिकांक खरीदना है, वो भी एग्जाम से 1 महीना पहले, ना उससे पहले खरीदना है, ना ज़्यादा उसकी टेंशन लेनी है। जनरल साइंस की आपको 6 to 8th की बुक्स देखनी होती है। वो यहीं पर अगर आप देखेंगे शॉर्ट वीडियोज़ हैं 10-10 मिनट के, आप क्लियर कर लेंगे कि उसमें से आपको क्या पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी के लिए 9वीं 10वीं में है आपके टॉपिक, मेरे ख्याल से 10वीं की जो सामाजिक की बुक है उसमें ये सारे टॉपिक है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के लिए भी आप सेम वही चीज़ है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 6ठी 7वीं 8वीं की बुकलेट्स चली है, अगर आप वो पढ़ सके तो बहुत ही बेटर है। और उसके अलावा भी अगर आप कहीं आपको लगता है कि नहीं मैंने पहले वो पढ़ा हुआ है राजस्थान ज्योग्राफी का, तो मुझे उसी से याद होता है, तो वो सबसे बेटर है कि जो आपने पहले पढ़ा है, जहाँ से अपने सब कुछ अच्छे से याद है, आपने वही पढ़ना है। मैनेजमेंट के लिए मैं कोई भी गाइड या बुक रेफर नहीं करूंगी, आपको हर वेबसाइट को खोल के देखना है, नहीं तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे ही डिटेल से अच्छे से। आरटीई 2009 एक अपना जो है फॉर्मेट है और इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। स्कीम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अक्सर ही कहा जाता है कि भाई गाइड आप कौन सी लें। तो देखिए गाइड, मैं बहुत से लोग बहुत सारी बोलते हैं, पर सफलता का कभी शॉर्टकट नहीं होता है। तो मैं कभी पर्टिकुलर गाइड का नाम बोलती नहीं हूँ, पर अगर आप फिर भी लेना चाहें तो लक्ष्य एक ऐसी गाइड है जिसमें इतना डिटेल से दिया है कि उससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप ऑथेंटिक किताबों में जाएं, तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आप लक्ष्य की फर्स्ट रीड की बुक लाइए, और उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वो आपके लिए एक ही किताब काफ़ी है आपके सिलेक्शन के लिए। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पे ख़त्म है। सब्जेक्ट के लिए हम कौन सा यहाँ पर पढ़ेंगे वो हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।